स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एथेनॉल को लेकर के बड़ी न्यूज़ आती है कि सरकार E85 लाना चाह रही है और फ्यूचर में E100 तक लाना चाह रही है। नितिन गडकरी जी का बयान है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन इसी बीच में एक शॉकिंग दावा लगभग हर तरफ घूम रहा है और वह यह है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है। सोचिए, जहां एक तरफ भारत के कई शहरों में लोग पानी के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल हर साल नीचे जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर सच में 10,000 लीटर पानी सिर्फ 1 लीटर फ्यूल बनाने में लग रहा है, तो क्या हम अपनी ही जमीन का पानी गाड़ियों में जला रहे हैं, या फिर क्या ये ग्रीन फ्यूल है या वाटर क्राइसिस फ्यूल बन चुका है? महत्वपूर्ण रूप से अगर यह सच है तो क्या यह पॉलिसी फेल्योर नहीं है? ये आने वाले समय में तो बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर बनने लायक है। लेकिन अगर ये पूरा सच नहीं है, तो अगर ये आंकड़ा सही होते हुए भी गलत तरीके से पेश किया गया है तो फिर सवाल बदल जाता है कि क्या देश में एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? क्या आधा सच दिखाकर पूरा डर फैलाया जा रहा है? तो आज हम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, उसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। एथेनॉल, पानी, खेती और पॉलिसी, इन सब के बीच की वो सच्चाई जो हेडलाइंस में दिखाई नहीं देती लेकिन रियलिटी वहीं पर होती है। तो सबसे पहले समझिए, इन्हीं रिपोर्ट्स में जिन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाद में इसको अलग तरीके से क्लैरिफाई किया गया है। इस 10,000 लीटर पानी वाले आंकड़े को समझते हैं। सबसे पहले, ये कोई हवा में उछाला गया नंबर नहीं है, इसके पीछे एक कैलकुलेशन है। और वो कैलकुलेशन क्या है? वही कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का बेस है। देखिए, कैलकुलेशन कहती है कि रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे कि 1 किलो चावल उगाने में 3,000 से 5,000 लीटर पानी लगता है और लगभग 2.5 से 3 किलो चावल लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें सीधे सीधे तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 9,000 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15,000, यानी कि ऑन एन एवरेज 10,000 लीटर पानी से 1 लीटर एथेनॉल बन गया। अब देखिए, यह गणित है, गणित सही है, लेकिन इस गणित की व्याख्या कैसी है? यहीं से खेल शुरू हो जाता है, व्याख्या से ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन एक अजम्पशन पर टिका हुआ है कि आप जितना भी खेत में पानी लगाए थे धान बोने के लिए, गन्ना बोने के लिए, वो सारा का सारा पानी एथेनॉल प्रोडक्शन की कॉस्ट है। और रुकिए जरा, इसको ध्यान से सोचिए और समझिए कि भारत में चावल का इस्तेमाल क्या आप केवल एथेनॉल बनाने के लिए करते हैं? नहीं। गन्ना का उत्पादन क्या केवल फ्यूल बनाने के लिए किया जाता है? नहीं। ये क्रॉप्स दशकों से भारत में उगाए जा रहे हैं, खाने के लिए, शुगर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो फिर पानी किसके लिए था? क्या पानी एथेनॉल के लिए था या फिर हमारे फूड सिस्टम के लिए था? और ये जो पानी 50-60 साल से खेती में लग रहा था, इसे अचानक एथेनॉल के नाम से क्यों जोड़ा जा रहा है? और हेडलाइन बन गई कि एथेनॉल आएगा तो पानी खत्म हो जाएगा। यही है नैरेटिव शिफ्ट जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। असल में जो पानी एग्रीकल्चर सेक्टर कंज्यूम कर रहा था, उसे अब नए प्रोडक्ट के खाते में डाल दिया गया है और यहीं से कहानी को डरावना बनाने की कोशिश की गई है, जो आपको समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समस्या ही नहीं है, समस्या है, लेकिन 10,000 लीटर एथेनॉल बनाने में पानी नहीं लग रहा है। समस्या है और समस्या एथेनॉल नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है वाटर इंटेंसिव क्रॉप। देखिए, आउटडेटेड इरिगेशन की हमारी जो तकनीकियां हैं वे समस्या है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन समस्या है। लेकिन जब डिस्कशन सिंप्लीफाई करके केवल एथेनॉल पर आप डाल देंगे तो असली सवाल दब जाएंगे। जबकि असली सवाल क्या होने चाहिए? असली सवाल होने चाहिए कि अगर कल एथेनॉल प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो क्या चावल और गन्ना उगना बंद हो जाएगा? हम चावल और गन्ने का कोई और इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या ग्राउंड वाटर बच जाएगा अगर एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं हुआ? और क्या वाटर क्राइसिस खत्म हो जाएगी? अगर इन सब का जवाब नहीं है तो फिर हमें समझना होगा कि क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम केवल ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ब्लेम को शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए, असली कहानी एथेनॉल नहीं है, असली कहानी है खेती की समस्या।
एग्रीकल्चरल क्राइसिस। यही असली सवाल है कि पानी का असली दबाव आ कहां से रहा है। जवाब है भारत के क्रॉपिंग पैटर्न से आ रहा है। भारत में खेती में बेसिकली 2 क्रॉप्स होते हैं, ऐसे हैं जो कि इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों के लिए एक तरीके से बैकबोन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन वाटर का सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट भी वही है। एक है धान और दूसरा है गन्ना। अब सिंपल फैक्ट से समझिएगा, राइस पानी के साथ ही उगाया जाता है, बहुत पानी लेता है, और गन्ने में हाई वाटर डिमांड रहती ही रहती है। तो डेटा क्या कहता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर में है, और इस एक्सट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा हिस्सा जाता है कृषि में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। यानी कि असली कहानी यह है कि पानी एथेनॉल नहीं पी रहा है, पानी पी रही है हमारी खेती का ये मॉडल जिसमें हम खेती कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट देखिए कि यही क्रॉप अब एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, तो नैरेटिव कैसे बदलता है। पहले एग्रीकल्चर पानी ज्यादा ले रही है और अब कहेंगे एथेनॉल पानी खत्म कर रहा है। यानी कि फोकस शिफ्ट हो गया है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को एक सिंपल टारगेट ब्लेम दिया जा रहा है, और अगर यही जगह है कि जहां पर हमें लगने लग जाता है कि डिबेट में थोड़ा सा सुपरफिशियलनेस आ गई है। क्योंकि अगर आप सच में वाटर क्राइसिस सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पूछना होगा कि पंजाब में धान क्यों उग रहा है जहां नेचुरल रेनफॉल सुटेबल नहीं है। शुगर केन उन राज्यों में क्यों डोमिनेट कर रहा है जहां पर पहले से ही वाटर लेवल स्ट्रेस में है। यह सवाल मुश्किल है, इसीलिए आसान टारगेट ढूंढिए, आसान टारगेट चुनिए, एथेनॉल को ब्लेम करिए और पानी का नाम लगाइए, लोग उस पर ध्यान देंगे। अब सरकार का एंगल भी यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिसी वैक्यूम में नहीं बनती है, वो इकोनॉमिक रियलिटीज से ड्राइवन होती है। हर साल भारत क्या करता है, हर साल भारत किसानों से लाखों टन फूड ग्रेन खरीदता है, इन्हें स्टोर करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ग्राउंड रियलिटी यह है कि इसमें बहुत सारा स्टोरेज लॉस होता है, खराब क्वालिटी का ग्रेन होता है, अनाज होता है, और एक्सेस स्टॉक भी कई बार मैनेज हो जाता है। तो एक इस पूरे स्टोर्ड अनाज में से एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो या तो सड़ता है या इनइफेक्टिवली यूज किया जाता है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार उस लो ग्रेड और सरप्लस ग्रेन को एथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है। सोचिए, जो चीज पहले वेस्ट हो रही थी उससे फ्यूल बन रहा है। दूसरा डायमेंशन है शुगर केन सेक्टर, गन्ने का क्षेत्र। भारत में शुगर केन प्रोडक्शन बहुत हाई है, लेकिन अगर हम देखें तो कंजम्पशन स्टेबल और स्लो ग्रोथ रेट पर रहता है। तो मिल्स के पास सरप्लस है, अब मिल्स क्या करें, चॉइस क्या है, मिल्स को, शुगर मिल्स को बंद कर दिया जाए, किसानों की इनकम को समाप्त कर दिया जाए, या फिर उसी शुगर केन को एथेनॉल में डाइवर्ट करके हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑयल की उसको कम कर लें, और साथ ही साथ एक रियलिटी भी समझे कि भारत अपनी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा इंपोर्ट कर रहा होता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, यह एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल इकोनॉमी और फ्यूल बैलेंस का एक बड़ा मिक्स होने जा रहा है। और इस प्रकार के भ्रम जहां पर 10,000 लीटर पानी एक लीटर एथेनॉल में जो फैलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्डिंग जैसे ही होते हैं। अब इसको ग्लोबल लेंस से भी देखिए, ये क्या है, सिर्फ भारत ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो ब्राजील जो है वो ग्लोबल लीडर है शुगर केन प्रोडक्शन का, और इसके साथ साथ एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का। यूएसए की बात करें तो यूएसए में कॉर्न बेस्ड बेसिकली जो फ्यूल है वो में बनाया जाता है, और यहाँ पर मैसिव स्केल पर कॉर्न बेस्ड फ्यूल बनाया जाता है। कई देशों में फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करने के लिए बायोफ्यूल किया जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या एथेनॉल मॉडल गलत है, सवाल ये है कि क्या हम इसे इंटेलिजेंटली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि देश का कंटेक्स्ट बाकी अन्य देशों से अलग है। हमारे देश का ब्राजील रेनफॉल पैटर्न अलग है, ब्राजील में, यूएसए में इरिगेशन डायनामिक्स अलग हैं, लेकिन भारत में चैलेंजेस कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन प्रेशर है, वाटर स्ट्रेस है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी भी है। इसीलिए हम कॉपी पेस्ट मॉडल पर काम नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दा यह है। तो इसमें सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ क्या है, सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो है यह है कि यह चिंता पूरी तरह से तो गलत नहीं है कि अगर इथेनॉल प्रोडक्शन उसी पैटर्न पर बढ़ता रहा तो जहां पर हमें ज़्यादा ऑलरेडी ही वाटर स्ट्रेस है तो प्रेशर बढ़ेगा।
ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बढ़ेगा, रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे और इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, विशेषकर पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और महाराष्ट्र में। यहाँ पर ऑलरेडी आप कहें तो वाटर लेवल स्ट्रेस पर है, तो अगर पॉलिसी ब्लाइंडली स्केल कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। यह बात सही है, लेकिन बात इतनी ही सही है, यानी कि हम दो एक्सट्रीम से हमें बचने का प्रयास करना है। पहला, एथेनॉल को हम विलेन बना दें, हमें बिल्कुल इससे बचना है, और दूसरा, एथेनॉल को परफेक्ट सॉल्यूशन मान लें, इससे भी बचना है। रियलिटी कहीं बीच में है और सच है कि वही सबसे कठिन भी है। तो समाधान क्या है? समाधान है हेडलाइंस नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, धान से मिलेट्स और पल्सेस में जाया जाए, माइक्रो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए, बेटर एमएसपी का अलाइनमेंट किया जाए, वेस्ट बेस्ड एथेनॉल पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जहां पर एग्री रेजिड्यू और 2G एथेनॉल को ज़्यादा यूज़ किया जाए, रीजनल प्लानिंग की जाए, जहां पर जैसी प्रोडक्टिविटी है और वाटर स्ट्रेस है उस हिसाब से प्लानिंग की जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी कम्युनिकेशन। अगर आप जनता को आधा सच बताएंगे और आधा सच वो इस तरह से न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ेगी, तो यहाँ पर डिबेट फैक्ट्स पर नहीं होगी, इमोशंस पर होगी, और जब पॉलिसी इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है तो डिसीजंस गलत होने लगते हैं। इसलिए लोगों को भी इसकी सही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगली बार जब आप कभी भी सुने कि 1 लीटर एथेनॉल में 10,000 लीटर पानी लग रहा है, तो सिर्फ इसको फॉरवर्ड मत कीजिएगा, उनसे सवाल पूछिएगा कि ये पानी कहाँ लग रहा है, कौन सी मशीन में लग रहा है जहाँ से एथेनॉल निकल जा रहा है, क्या ये नया है या कोई किसी पुरानी समस्या का कोई एक नया फेस है जहाँ प्रॉब्लम शिफ्ट की जा रही है, क्या हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या फिर एक ब्लेम गेम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि असली लड़ाई एथेनॉल वर्सेस वाटर है ही नहीं, असली लड़ाई है डेवलपमेंट बनाम मिसमैनेजमेंट की। और अगर हम इस फर्क को नहीं समझते हैं तो हम हर पॉलिसी में या तो किसी को हीरो बना देंगे या पॉलिसी को विलेन बना देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि सच्चाई हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं होती है। तो अगली बार इसको सुनने पर ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और अपने विचार भी अवश्य शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक डिस्कशन शुरू कीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि क्या इस तरीके से जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो हमारे देश के विकास पर रोक लगाने या उसे बाधित करने के लिए होती है, या सिर्फ इसको भी हम एक ओरिजिनल पक्ष मानते हुए चल सकते हैं। अपने विचार अवश्य दीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा P2I बैच होता है जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है। बहुत ही इफेक्टिवली आपको 18 बुक की सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर और हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे, इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे और बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर होगा। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 मई से, तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।